भारत की अर्थव्यवस्था ना आजकल एक बड़ी अजीब सी पहेली बनी हुई है। देखिए, एक तरफ तो देश के अंदर सब कुछ शानदार लग रहा है, ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, पर दूसरी तरफ दुनिया के मंच पर रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तो आज हम भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के जरिए इसी विरोधाभास की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साल 2025 के आखिर में चलते हैं। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन फुल स्पीड पर दौड़ रहा हो। विकास दर मजबूत थी, सरकार की नीतियां अपना असर दिखा रही थी और दुनिया भर से भी अच्छे संकेत आ रहे थे। मतलब पहली नजर में तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। और बस यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगर देश के अंदर सब कुछ इतना अच्छा है, इकोनॉमी इतनी मजबूती से चल रही है, तो फिर देश की करेंसी यानी रुपया बाहरी दबावों के सामने इतना बेबस क्यों नजर आ रहा है? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले भारत के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालनी होगी। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जो इतनी मजबूती का दावा कर रहे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा आंकड़ा, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि 7% से भी ज्यादा रही। आज की दुनिया में जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बनाता है। इसके बाद आता है दुनिया के भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत। S&P जैसी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने लगभग 20 साल में पहली बार भारत की रेटिंग को अपग्रेड करके BBB कर दिया। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। दुनिया के बड़े निवेशक अब भारत को उधार देने में कम खतरा महसूस कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और बात सिर्फ बाहरी भरोसे की नहीं है। सरकार ने अपने खर्चों को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला है। जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर, वो जीडीपी का सिर्फ 4.8% रहा, जो कि अंदाजे से भी कहीं बेहतर था। ये दिखाता है कि देश आर्थिक अनुशासन का पालन कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये मजबूती आई कहां से? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसकी नींव रखी है कई बड़े सुधारों ने, जैसे जीएसटी जैसा बड़ा टैक्स रिफॉर्म, न्यूक्लियर एनर्जी और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना, नए लेबर कोड्स और साथ ही कंपनियों की मजबूत होती आर्थिक हालत। इन सब ने मिलकर विकास के लिए एक जबरदस्त माहौल तैयार किया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब देखते हैं कि भारत की ये घरेलू कामयाबी बाहर की मुश्किल और बदलती हुई दुनिया से कैसे टकरा रही है। ये जो लाइन है, ये सीधे इकोनॉमिक सर्वे से ली गई है, और आप कह सकते हैं ये पूरी कहानी का दिल है। बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि अब पुराने नियम काम नहीं करते। सिर्फ अपने देश के अंदर सब कुछ ठीक कर लेने भर से अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी करेंसी भी मजबूत रहेगी या दुनिया आप पर मेहरबान रहेगी। ये स्लाइड एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को सामने रखती है। एक तरफ है घरेलू मजबूती, शानदार जीडीपी ग्रोथ, कंट्रोल में महंगाई और अच्छे सुधार। तो दूसरी तरफ है बाहरी दबाव, कमजोर होता रुपया, ट्रेड वॉर का खतरा और दुनिया भर में बढ़ता तनाव और बंटवारा। तो ऐसे में सवाल यह है कि आगे क्या होगा? भविष्य कैसा दिख सकता है? सर्वे आने वाले साल के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था के 3 संभावित रास्ते बताता है, और इनमें से हर एक भारत के लिए अलग अलग चुनौतियां लेकर आता है। और ये जो आंकड़े हैं, ये सच में चौंकाने वाले हैं। सर्वे का मानना है कि 90% संभावना इस बात की है कि दुनिया या तो मैनेज्ड डिसऑर्डर या डिसऑर्डरली फ्रैगमेंटेशन के दौर से गुजरेगी। मतलब दुनिया में उथल-पुथल मची रहेगी। और तो और 10% संभावना एक बड़े वैश्विक संकट की भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये 3 रास्ते हैं क्या? पहला है मैनेज डिसऑर्डर, यानी दुनिया जैसे तैसे चलती रहेगी, छोटे मोटे झटके आते रहेंगे और सरकारें उन्हें संभालती रहेंगी। दूसरा डिसऑर्डरली फ्रैगमेंटेशन, जहां देश एक दूसरे के खिलाफ व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, सिस्टमिक शॉक कैस्केड, यानी एक ऐसा बड़ा वैश्विक संकट जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो इस मुश्किल और अनिश्चित भविष्य का सामना भारत कैसे करेगा? इसके लिए सर्वे एक बहुत ही दिलचस्प और दमदार स्ट्रैटेजी पेश करता है, और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे लंबे लक्ष्य हैं, जैसे एक विकसित देश बनना, उन्हें हासिल करने के लिए हमें एक स्प्रिंटर जैसी तेजी और फुर्ती दिखानी होगी। अब इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका है। इस रणनीति के 4 मजबूत खंभे हैं। पहला, रणनीतिक संयम बरतना, यानी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना लेना। दूसरा, बफर बनाना,
जैसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना ताकि किसी भी झटके को झेला जा सके। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग को पहली प्राथमिकता बनाना। और चौथा, अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना, यानी जरूरी सामान के लिए किसी एक देश पर निर्भर न रहना। और ये बात हमें सर्वे के सबसे जरूरी सबक पर लाती है। इतिहास हमें बताता है कि जिन देशों की करेंसी मजबूत और स्थिर रही हैं, उनकी अपनी एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की ताकत रही है। सिर्फ सर्विसेज के भरोसे एक मजबूत और स्थिर करेंसी की नींव रखना बहुत मुश्किल है। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे बड़े आइडिया तक ले आती हैं। ये आइडिया सिर्फ नीतियों को बदलने का नहीं, बल्कि सरकार की पूरी सोच को बदलने का है। ये कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का, यानी एक उद्यमशील राज्य। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार खुद कंपनियां चलाने लगे, नहीं। इसका मतलब है कि सरकार एक रेगुलेटर से आगे बढ़कर एक कोच की भूमिका निभाए, जो सिर्फ नियम न बनाए बल्कि इनोवेशन और रिस्क लेने के लिए माहौल तैयार करे और सबको प्रोत्साहित करे। तो ऐसा राज्य काम कैसे करता है? देखिए, ये सब कुछ पक्का होने का इंतजार नहीं करता, ये उससे पहले ही एक्शन लेता है। ये जोखिम से भागता नहीं बल्कि उसे मैनेज करता है। ये नए नए प्रयोग करता है और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। और देश की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करता है। ये एक पूरी तरह से प्रोएक्टिव सोच है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या एक पारंपरिक सरकार जो हमेशा से नियमों और नियंत्रण के दायरे में काम करती आई है, आज की इस अनिश्चित दुनिया में खुद को एक फुर्तीले, रिस्क लेने वाले और नए अवसर बनाने वाले उद्यमशील राज्य में बदल सकती है? शायद यही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।